बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हलचल तो चलती रहती है, पाकिस्तानी सियासत का एक कल्चर है, लेकिन जहां सिर्फ हलचल होती रहे और काम कोई ना हो, असल सवाल उधर उठता है। दिस पॉइंट इन टाइम हमारी पार्लियामेंट, चाहे वो हुकूमती बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने में तो जरूर महव है, लेकिन क्या अवामी मसाइल को तरजीह दी जा रही है या नहीं, ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है, जो कि आज मैं एक बड़े अहम मेहमान के सामने रखने वाली हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और इनके बारे में हमेशा से ये मशहूर रहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते तो अपने काम की तरफ ध्यान देते थे, इधर उधर की बातें नहीं किया करते थे। लेकिन इनके सामने कुछ और चीज़ें जो PMLN के हवाले से मशहूर हो रही हैं कि शायद PMLN में कोहेजन की का फुकदान हो गया है, वो भी इनके सामने रखेंगे। और जो हमारे पायलट्स के साथ हुआ, गुलाम सरवर साहब के बयान के बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम की किल्लत हमारे सामने आई, फिर बहुत सारे और मामलात हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सियासत के हवाले से भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। सबसे पहला सवाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं इमरान खान साहब के बयान के हवाले से आपके सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर -1 की बात की है। इससे पहले -1 की बात जो है वो हमें ऑपोजिशन की तरफ से भी सुनाई देने लगी थी, जो कि अब -all PTI की बात में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई तहरीके अदम एतमाद लेकर आएगी या नहीं? इसके अलावा -1 करने का ऑपोजिशन का इरादा है या नहीं? देखिए, बात सब जो बातें हैं वो एक ही मंतकी इंजाम पर पहुंचती हैं, और वो है कि ये हुकूमत घर जाए, इनसे निजात मिले और मुल्क के हालात बेहतर हों। मैं, आप यकीन करें, मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमत टर्म पूरी करें, लेकिन हम उस नहज पे पहुंच गए हैं कि इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। अब -1 की जो बात है, मैं एक एक करके, -1 की जो बात है, -1 जमात के अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को किसी ने बताया नहीं है। उनको कुछ खदशा हुआ कि ऐसी बात होने लगी है। उन्होंने पहले कहा कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है, फिर असेंबली में आके कहा कि -1 अपोजिशन को मैं नहीं करने दूंगा, उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हमारा -1 से कोई ताल्लुक नहीं है। -1 ना इस मुल्क में पहले हुआ है ना हो सकता है। अब बात अदम एतमाद की है। इस असेंबली में शायद मैं और एक दो लोग और होंगे जो किसी अदम एतमाद का हिस्सा बने हैं। 1989 में बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ 31 साल पहले एक अदम एतमाद हुआ था। मैं उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा था, और मैं ये जानता हूँ कि जो अदम एतमाद का तरीक़ाकार है पाकिस्तान में, उसके अंदर रहते हुए अदम एतमाद नहीं हो सकता। वो एक इजहार राय, एक हतमी इजहार राय, एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट होती है हुकूमत को बताने की कि तुम नाकाम हो चुके हो। उसके बाद फिर हालात खुद ही अपना रास्ता पकड़ते हैं। सही। अच्छा भाई साहब, लेकिन ये डेस्परेट अटेम्प्ट, ये लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट, इसकी तरफ ऑपोजिशन जाने का सोच रही है या अभी तक ऐसी कोई सोच भी नहीं आई? नहीं, ये देखिए, ऑपोजिशन के पास चॉइसेस होती है ना, कि एक हुकूमत को फोर्स करे। सबसे जो इजी चॉइस है कि आप हुकूमत को फोर्स करें एक नो कॉन्फिडेंस स्पीकर के खिलाफ मूव करके। आपको एक इंडिकेशन नजर आ गई है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की, बजट सेशन में लोगों को बुलाया, इशाइये दिए, लेकिन जब वोट पड़े तो 160 पड़े, मेजॉरिटी 172 पे होती है। ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी। तो आज अगर हुकूमत के अंदर कोई कॉन्फिडेंस है तो उसको कोई वोट कराकर अपना 172 शो करने पड़ेंगे, वरना बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही और वैसे भी हुकूमत नहीं चल रही, तो ये मामला चलेगा नहीं। सही। अच्छा अब्बासी साहब, क्योंकि -1 की बात भी चल रही है और इमरान खान साहब की पार्लियामेंट से PTI को साइड पे करने की बातें हो रही है, हुकूमत से साइड पे करने की बातें हो रही है। इमरान खान साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो अपने ओहदे को और साथ ही साथ अपनी टीम के हवाले से बड़े पॉजिटिव है। क्रिकेट के ज़माने में भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी भी तरीके से -1 करना पॉसिबल होगा? मैं तो पहले कह चुका हूँ, -1 ना कभी हुआ है ना हो सकता है। इमरान खान उस जमात को, जमात जैसी भी है, जो उसकी परफॉर्मेंस रूह रवां है। अगर जमात फेलियर तो रूह रवां भी फेलियर है, तो -1 तो जमात करेगी ना, मैं तो नहीं करूंगा। अच्छा अब्बासी साहब, अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान में हम हर हुकूमत के बारे में ये सुनते हैं कि ये हुकूमत जो हुक्मरान है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनसे हुकूमत संभलने नहीं वाली है, ये तो आज गई और कल गई। आपको याद होगा 2007 के इंतखाबात के बाद जो पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला, तब भी हर रोज़ हम यही सुन रहे होते थे कि अभी हुकूमत गई, अभी हुकूमत गई। आप भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत से काम नहीं हो रहा और इस हुकूमत को चले जाना चाहिए, लेकिन क्या ये हुकूमत जाएगी या ये 5 साल बरकरार रहेगी? ये एक अहम सवाल है। आपकी नज़र में इसका जवाब क्या है? देखिए, इतना बड़ा डिजास्टर, गवर्नेंस का फेलियर, हुकूमत का फेलियर, मईशत की तबाही पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। 2-3 साल तो हुकूमत को मिल जाते हैं, हनीमून पीरियड मिल जाता है, उसमें गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आप यकीन करें कि 1 साल के बाद ही हकीकत लोगों को समझ आ गई थी। आज हर शख्स परेशान है और वो चाहते हैं यार कि हुकूमत जाए, और हम कतन किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बन के हुकूमत नहीं गिराना चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी स्ट्रीट एजिटेशन की सूरत में हुकूमत जाए। लेकिन जब हुकूमत खुद ही ना रहना चाहती हो, वो काम ना करना चाहती हो, आप रोज टीवी प्रोग्राम करती हैं, मैं हर एंकर से पूछता हूँ, मुझे बता दें इस हुकूमत का एक मुस्बत काम 2 साल में बता दें। मैं जो इनके फेलियर्स हैं उनकी एक इतनी लंबी लिस्ट दे सकता हूँ, शायद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब मुल्क तो चलना है ना, मुल्क तो सबका है। अगर वो नहीं चल रहा, हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मजीद तबाही की तरफ जा रही है, तो फिर क्या करेंगे? कोई आपको इस मामले को खत्म करना पड़ेगा और इलेक्शन में इवेंचुअल हाल तो इलेक्शन ही है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। राइट, लेकिन अब्बास साहब, आपने फरमाया कि फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसको अगर आप बताना शुरू कर दें तो मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमत इसी के रिबटल में ये कहती है कि मामलात PMLN इतने कोई ख़राब कर गई थी कि हमें सही करते करते हमारा जो हनीमून पीरियड जिसकी आप भी बात कर रहे हैं वो भी शॉर्टन हो गया, और इसके साथ साथ हम लोगों को सिस्टम को सही करने में, जिसमें करप्शन सरायत कर चुकी थी, उसे सही करने में बड़े माफियाज का सामना भी करना पड़ा है। तो मलबा तो आप लोगों पे डाल रहे हैं वो लोग। जी, क्योंकि और काम तो कुछ किया नहीं है ना, दूसरों पे डालते हैं। तो हमने जो मईशत तबाह की थी, 5.8% की ग्रोथ थी, उसको आप मनफी पे ले गए। ये पिछली हुकूमत ने किया है। कर्जा जो हमने 5 साल में लिया था, मुल्क भी चलाया, डेवलपमेंट भी दी, हर मसला हल कर दिया, वो आप उससे ज्यादा कर्जा 20 महीने में ले चुके हैं। ये पिछली हुकूमत ने किया है। आज मुल्क में बिजली की शॉर्टेज है। आप जो महकमा देख लें, आप फाइनेंस को देख लें, करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं। आप मुझे दुनिया का मुल्क दिखा दें जिसमें इंटरेस्ट रेट 6 से 13 पे गया हो और वापस 7 पे आया हो। इस तरह चलता है मुल्क। आप बॉन्ड बेच रहे हैं, एक दिन 8.25 पे, अगले दिन रेट गिरा देते हैं 7% पे। यानी इतने, अच्छा आप बिजली को देख लें, इन्होंने कहा जी हमने सब कंट्रोल कर लिया। जो सर्कुलर डेट है 890 से बढ़ के 2000 अरब क्रॉस कर गया है। झूठ बोलने से हुकूमत नहीं चलेगी। आज भी मुल्क के अंदर डीजल पे पावर जनरेशन हो रही है। आज मुल्क में वापस इंपोर्ट हो रहा है फर्नेस ऑयल। ये बिजली सस्ती करने के तरीके हैं। राइट, आपको एक चलता हुआ मुल्क दिया गया था, आप उसको तबाह करके बनाएंगे, ये आपका फैसला है कि हम पहले उसको तबाह करेंगे, सब कुछ देश तो नाबूद करेंगे, फिर बनाएंगे। आप में कैपेसिटी कहाँ पे है? कोई, मैं तो कहता हूँ कोई वजीर बता दे उसने कोई मुस्बत काम इस 2 साल में किया हो। एक वजीर का नाम बता दे। एक का मैं बताता हूँ, सारे हंसते हैं, फिर मैं अब नहीं बताऊंगा। आप बता दें भाई साहब, कोई नहीं हंसेगा इधर। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि सरताज गुल साहिबा हैं मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, उन्होंने इस्लामाबाद में शॉपिंग बैग पे बैन लगाया है। वो बैन इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि CDA ने साथ नहीं दिया और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने साथ नहीं दिया। उन्हीं की बातों का ख्वाजा आसिफ साहब जो है खड़े होकर मजाक भी उड़ाते हैं। आप तारीफ कर रहे हैं उनकी। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ पे उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, पूरे मुल्क को पता नहीं था ये कोविड-19 में 19 कहाँ से आया, वो भी उन्होंने वजाहत कर दी। ठीक है, तो ये अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा मुझे बता दे, फाइनेंस मिनिस्टर बता दे, पावर मिनिस्टर बता दे, पेट्रोलियम मिनिस्टर बता दे। यही बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री। जो कॉमर्स वाले बता दें कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। जो मुल्क 50% अपना करेंसी को डिवैल्यू कर दे, उसकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े, महंगाई जो है वो डबल डिजिट्स में चली जाए, आप कुछ तो जवाब देंगे ना लोगों को। राइट। अच्छा, वैसे
उम्मीद की किरण खत्म हो गई है मुल्क के अंदर। अच्छा, वैसे आज अब्बास साहब, वो तो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया था कि इकोनॉमी जो है वो आर्टिफिशियली स्टेबलाइज रखा हुआ था। जो यूएसडी की जो कीमत थी या जो उसकी कदर थी, उसके अंदर भी फेक तरीके से इसहाक डार साहब ने उसको स्टेबलाइज किया हुआ था। असल में उसकी कदर में कई गुना ज़्यादा इजाफा भी होना चाहिए था, और वो हम लोगों ने किया। हम लोगों ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो मिफ्ता इस्माइल ने ना बोला। देखिए, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को रख लेते, वो भी आर्टिफिशियली फ्लोट कर देते उनको। देखिए ना, अगर आर्टिफिशियली काम कर रहा है, आप भी आर्टिफिशियली चला लेते। आपने तो 50% डिवैल्यू कर दिया, मुल्क की तबाही फेर दी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। मिफ्ता साहब तो ये कह रहे थे कि इसको एक मैनेज फ्लोट 125 रुपए तक करना था ताकि एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव मिलता। आपने तो सब कुछ तबाह कर दिया और एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। राइट। अच्छा शाहिद खान अब्बास साहब, एक जगह मियां नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीचेस में जब उनको नाअहल कर दिया गया पिछले दौर में, तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में किसी भी दौर में 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए, किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपने शुरू से आखिर तक 5 साल कंप्लीट किए बगैर ही फारिग कर दिया गया या कर दिया जाता रहा। एक जगह वो बात होती थी शाहिद खान अब्बास साहब, दूसरी जगह अब बात की जाती है कि इमरान खान साहब बसमेत सारी की सारी पीटीआई को अब साइड पर हो जाना चाहिए, फारिग हो जाना चाहिए। शाहिद खान अब्बास साहब, ये दोनों बातों में तजाद नहीं है, डायकोटमी नहीं है? आप तो तसल्सल ले लें, 2 साल तुमसे बर्दाश्त हुए नहीं, मुल्क तबाह हो चुका है, 5 साल पूरे कर ले। देखिए, नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि जो निज़ाम बन चुका है इसमें वज़ीर-ए-आज़म नहीं चल सकता। फिर एक वज़ीर-ए-आज़म लाया गया जो आज 2 साल से उसका एक ही रोना है कि जी पिछली हुकूमतें मुझे नहीं चलने देती, वो जो कर गई थी मैं तो वो क्या कर गई थी ये किसी को बता नहीं सके। तो ये रोने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हुकूमत को हम इतराफ कर लें कि हुकूमत नहीं चल रही। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, हर बार कहता हूं कि ये एक जनाजा है, ये हुकूमत नहीं है, रखा हुआ है, इसको पढ़कर दफन कर दें तो बेहतर होगा मुल्क के लिए। अगर आपने 5 साल रखना है तो रखें, उससे तो बू ही आएगी। ये मैं अब यकीन करें सबसे बड़ा हामी हूं टर्म पूरी करने का। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बना तो हर एक ने कहा कि चंद हफ्ते की बात है, हुकूमत जाएगी। मैंने कहा मेरे पास एक मैंडेट है, आखिरी दिन तक काम करूं, और किया। लेकिन काम तो किया ना। मैं अपने 10 महीने की एक टूटी हुई हुकूमत, एक जाती हुकूमत कि अगर 10 महीने में डिलीवर कर सकता हूं तो इस हुकूमत को क्या रुकावट थी कि ये उसके 2 महीने बाद आए और इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। हर मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया है। आप करप्शन की बात करते हैं, आप गवर्नेंस की बात करते हैं, मुझे कोई सेक्रेटरी बता दे जो एक जगह 6 महीने रह सका हो। वजीर मौजूद है, पहले कहा गया था कि वजीरों के इम्तिहान होंगे, काम नहीं करेंगे मैं निकाल दूंगा। कितने वजीर निकाले? आज हर मिनिस्ट्री में स्कैंडल है, छोटा मोटा नहीं, सैकड़ों अरब का स्कैंडल है। करप्शन की यहाँ आदत पहुंच गई है। अपोजिशन पे बड़े इल्जाम लगाते थे, किसी को पकड़ सके, किसी पे करप्शन के इल्जाम लगा सके। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं तो कहता हूं मेरी काबीना थी 5 साल जो रही है नवाज शरीफ, वो भी मैं कबूल करता हूं। आप करप्शन के इल्जाम लगाएं हुकूमत पे, मैं आपकी हुकूमत 10 इल्जाम अभी गिन के लगा देता हूं। जो आज करप्शन हो रही है, काबीना कर रही है, ईसीसी कर रही है। ये सिर्फ एक वजीर नहीं कर रहा कमरे में बैठकर, ये यहाँ कलेक्टिव करप्शन है। कहाँ करप्शन देख रहे हैं शाहिद खान अब्बास साहब? आपने तो ऑफ कोर्स चीजों को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से देखा हुआ है, तो आपको एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन सी करप्शन नजर आ रही है? एक तो होता है कि स्कैंडल आना नाअहली की वजह से, लेकिन आप कह रहे हैं करप्शन हो रही है, किधर हो रही है? करप्शन मैं गिन देता हूं। चीनी 150 अरब से ज्यादा फायदा हुआ शुगर मिल ओनर्स को। 1/3 शुगर मिल ओनर कैबिनेट के टेबल पे बैठे हैं। आज 20 महीने गुजर चुके हैं, हुकूमत कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाई चीनी की कीमत वापस लाने पे। आज भी 30 रुपए महंगी चीनी बिक रही है। इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब आज तक नहीं दे पाया। कमीशन बने, कमेटियां बने, जवाब नहीं आया। जवाब तो बड़ा सीधा है, आज आप इंपोर्ट की इजाजत देंगे, चीनी की कीमत गिर जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। 20 महीने से आर्टिफिशियली चीनी की कीमत को ऊपर रखा गया है ताकि हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के कैबिनेट टेबल पर बैठे हुए लोग फायदा हासिल कर सकें। मैंने अभी आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री का बताया है, बाहर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, बाहर से हॉट मनी लाई गई,
एक्सचेंज रेट स्टेबल रखा गया। जब वो लोग हॉट मनी लेकर चले गए, आपने रेट गिराना शुरू कर दिया। ये सैकड़ों मिलियन डॉलर का ये मामला है, ये छोटा मोटा करप्शन नहीं है। इंटरेस्टिंग। फिर आप गैस को देख लें, आपने कभी गैस ली, कभी नहीं ली, कभी कारखाने किस चीज पर चलाने शुरू कर दिए। आज आपकी कैफियत ये है, मुल्क में लोड शेडिंग है, कैपेसिटी सरप्लस है, मुल्क में लोड शेडिंग है। डीजल पर कारखाने बिजली बना रहे हैं जिनको हमने खत्म किया था, जो 12 साल से बना रहे थे, हमने मुल्क के अंदर उनको खत्म किया और फैसला किया कि डीजल पर जनरेशन नहीं होगी, गैस दी उनको, आज वापस डीजल पर जनरेट कर रहे हैं। मुझे ये हुकूमत बता दे, सऊदी अरब में, यूएई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में किसी जगह भी बेस लोड जनरेशन डीजल पे होती है? फर्नेस ऑयल कैबिनेट का डिसीजन है, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं होगा। आज करप्शन की खातिर फर्नेस ऑयल वापस इंपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और इंपोर्ट उस वक्त कर रहे हैं जब 4 हफ्ते के बाद वाटर रिलीजेस शुरू हो जाएंगी, आपको इस जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्ट्स एंड शिपिंग के करप्शन की एक लिस्ट मौजूद है, आप कराची जाए आपको पता चल जाएगा। अभी कादर पटेल साहब ने एक एक गिन कर दिया है, मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। अभी टेंडर हुए हैं फर्नेस ऑयल के, उसमें लिखा गया है कि आपने C&F यानी शिपमेंट आपकी होगी, जिस तरह हमेशा होता रहा है, आपने पाकिस्तान के पहुंचाना है। साथ ये भी लिखा गया है कि आप जब C&F बिड डालेंगे तो उस पे जो शिप है वो PNSC का इस्तेमाल होगा। तो अब कंट्रोल हो गया, कोई बड़ी कंपनी इस काम में नहीं पड़ती कि शिप किसी और का हो और इस्तेमाल वो करें, वो खुद अपने शिप अरेंज करते हैं। अब अपने चहेतों को और महंगे दामों तेल भी फराम वो करेंगे। शिप आपके पास है नहीं, आप बाजार से लेंगे, जिसको सस्ता रेट देंगे वो टेंडर जीत जाएगा, और उस शिप को लीज करने में भी पैसे बनाएंगे। तो एक करप्शन का पूरा जाल है। गंदम के स्कैंडल देख लें, बिजली के स्कैंडल देख लें, 1000 अरब से ज्यादा सर्कुलर डेट बढ़ गया है। इंटरेस्टिंग। आप इसके अंदर ये जो कोविड के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुई है उसके हालात देख लें। अच्छा, कोविड की तरफ बादशाह मैंने आना है, कोविड की तरफ मैंने आना है, लेकिन मैंने जनरल पॉलिटिक्स के ऊपर भी कुछ बात करनी है, कुछ गुफ्तगू PMLN के हवाले से भी करनी है। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बहुत क्लियरली बहुत सारे करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, अब नाअहली से और मामलात शायद इनएक्सपीरियंस से आगे बढ़ के करप्शन तक के इल्जाम आ गए हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, और एक फहरिस्त शाहिद खान अब्बासी साहब ने हमारे सामने रख दी जो उनकी नज़र में करप्शन के मामलात हैं और उनकी जांच पड़ताल फौरी तौर पर होनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब जरा PMLN की तरफ भी आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बात की जा रही है कि शायद कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं सियासत के अंदर एक दफ़ा फिर अपनी जगह बनाने के लिए। यह खबर कितनी दुरुस्त और कितनी गलत है? हमें कोई जगह नहीं चाहिए, हम अपोजिशन में हैं, बड़े खुश हैं। आप हुकूमत चलाएं, मुल्क के अवाम के मसाइल हल करें, हम जिनकी निशानदेही करें उन बातों को जरा सुन लें। मैं तो डायरेक्ट करप्शन का इल्जाम लगा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। चेयरमैन नैब को नहीं पता इस करप्शन का? क्या इस हुकूमत का हर वजीर पारसा है? चेयरमैन नैब ने नाम नहीं लिए थे, मैं हुकूमत के वज़रा की तरफ रुख कर रहा हूँ। BRT करप्शन नहीं है। जिस आदमी ने जो चीजें बनाई, इंप्लीमेंट किया, मुल्क को फायदा दिया, उसको तो आप जेलों में डालते हैं। जो 100 अरब खा गए, आज तक 2 साल से ऊपर इस हुकूमत को होने में है, एक बस का सिस्टम एक शहर में नहीं बना सके। शहबाज शरीफ ने लाहौर में बना दिया, पिंडी में बना दिया, मुल्तान में बना दिया, मेट्रो ट्रेन बना दी, आज तक शुरू नहीं हो सकी। ये इस्लामाबाद में 6 हफ्ते का काम रहता था, यहाँ से एयरपोर्ट तक एक बहुत बड़ा बस का रूट है, सब कुछ बना हुआ था, 6 हफ्ते का काम बाकी था, 2 साल गुजर गए, कोई बस नहीं चल सकी। CPEC का क्या हशर हुआ है? अब आके प्राइम मिनिस्टर साहब जो काम हमारे दौर में शुरू हुए थे, ठेके हो गए थे, उनके जब लोन एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वहां प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हुए। कह दो यार कि PMLN की हुकूमत करके गई थी, इतना जर्फ तो होना चाहिए। एक मुस्बत काम बता दें, आप ही बता दें।
नहीं, मैं तो डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी, मैं तो सवाल करने के लिए बैठी हूँ अब्बास साहब। मेरा काम तो सिर्फ सवाल करना, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगी, ना आपको करूंगी ना उनको करूंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके सामने एक और सवाल रखना चाह रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की है। शहबाज शरीफ साहब अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में हैं। पंजाब में सुना है कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चहमगोइयां हैं कि वो जरा हिचकिचा रहे हैं इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए। इसकी वजह क्या है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ स्पीचेस जो पार्लियामेंट के अंदर पिछले दिनों में हुई, चाहे वो राजा परवेज अशरफ साहब के हवाले से हो या कुछ और स्पीचेस हो, जिसमें कुछ में डायरेक्टली पीएमएलएन को भी हिट किया गया, क्या वो वजह है या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए, सियासत में हम आज अपोजिशन में हैं। अपोजिशन में मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हैं। इलेक्शन हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। उनको भी हक हासिल है, हम हिट करें, हम भी हक हासिल है उनको हिट करें। उस हिट का ये मकसद नहीं कि अपने मकसद से हट गए हैं, जो मुल्क के हालात बेहतर करना है। अब एपीसी बहुत जरूरी है। शहबाज साहब को कोरोना था, अभी उनका नेगेटिव आया है रिपोर्ट, तो इंशाल्लाह एपीसी जल्द होगी। एपीसी तमाम अपोजिशन जमातों के कंसेंसस से होती है, एक पार्टी एपीसी नहीं बुला सकती। तो कंसेंसस होगा इंशाल्लाह जल्द ही, अगले हफ्ता 10 दिन में मेरा ख्याल है कि एपीसी मुल्क में होगी। उसकी आज बहुत जरूरत भी है। राइट। अच्छा, शाहिद खान अब्बास साहब, आप लोगों के 6 पार्लियामेंटेरियंस उस्मान बुज़दार साहब को जाकर मिलते हैं। -1 की या माइनस ऑल की बात पीएमएलएन की तरफ से की जा रही थी, लेकिन ठोस तौर पर -6 पंजाब के अंदर आप लोगों का होते हुए नजर आ रहा है। अब्बास साहब, ये क्या चल रहा है? क्यों बुज़दार साहब से मुलाकातें हो रही हैं इन लोगों की? देखिए, एक ज़मीर फरोश होता है, एक ज़मीर खरीदने वाला होता है। अगर वो आपसे सौदा कर ले, मैं क्या करूंगा? तो बुज़दार साहब को मुबारक हुए 6 अफराद, इनको घर बैठा लें। अगर हिम्मत है, असूलों पर है, तो इनसे इस्तीफे लें, इनका इलेक्शन कराएं, वापस असेंबली में ले आएं, क्योंकि ये इलेक्ट हुए थे पीएमएलएन के टिकट पर। राइट। तो अगर बहुत शौक है, पसंद नहीं है पीएमएलएन, वो समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत बेहतर है, बुज़दार साहब बेहतर हुकूमत चला रहे हैं, तो बड़े शौक से इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़के वापस आ जाए पीटीआई के टिकट पर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपने एक दफा इशारा किया था अपनी किसी गुफ्तगू के अंदर कि 2 लोग इमरान खान साहब की अपनी जमात के अंदर बैठे हुए हैं, वो -1 करना चाह रहे थे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से। बस आप जरा उन 2 का नाम तो ले दें, पता तो चले अवाम को ये कौन 2 लोग हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुशामद की तकरीरें फ्लोर ऑफ द हाउस कौन से 2 वज़ीरान ने की हैं, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप बता देना बस, आप जरा क्लियर। नाम नहीं लेता, मैं किसी के नाम नहीं लेता, ना मैं उनको अहमियत देना चाहता हूँ, ना मैं इसको मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे दोस्त हैं। उनको दोस्ती भूल जाती है। हम दोस्ती सियासत में रहती है, आप जिस तरफ भी बैठे हों। आज एक ऐसा माहौल है कि हाथ मिलाना भी मुश्किल हो गया है। पीटीआई का कोई मेंबर भी आकर हाथ नहीं मिलाता, उसे पूछ होते अपने हाथ क्यों मिलाया है। तो आपको सिर्फ तकरीरें आपके पास हैं, जो 2 तकरीरें जो सबसे ज्यादा खुशामद वाली थी, वही 2 अफराद हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो काबीना के मेंबरान हैं और अहम मेंबरान हैं, सीनियर मेंबरान हैं, तो इस पे आप जवाब देंगे हाँ या ना में? मैं कह रहा हूं ना, जो 2 तकारीर आपको सबसे ज्यादा खुशामद भरी नजर आएंगी, वही अफराद थे। पहले उनको बताया गया कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, फिर उनसे तकारीर कराई गई, और फिर आकर बताया गया कि -1 नहीं होगा। ये पहले ज्यादा है जो -1 की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपोजिशन -1 कर रही है। अपोजिशन कहां से -1 करेगी? अपोजिशन अदम एतमाद करती है। ठीक। अच्छा अब्बास साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, सियासत के अंदर इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बाद नजरें जो गड़ी हुई हैं अब वो मरियम नवाज साहिबा पे हैं, क्योंकि वो एक ही समझा जाता है कि एक ही माइंड सेट और एक ही सोच से ताल्लुक़ रखती हैं। तो शायद पीएमएलएन की रूह रवा जो होंगी नवाज शरीफ साहब के बाद, वो मरियम होंगी। क्या फ्यूचर है उनका? देखिए, सियासी लीडर का फैसला जो है वो अवाम करते हैं, पार्टी का वर्कर करता है, पार्टी की लीडरशिप करती है। मरियम साहिबा के पास कोई पार्लियामेंट्री ओहदा नहीं है, कभी हुकूमत का ओहदा नहीं रहा, पहली दफा उन्होंने जमात का ओहदा लिया है, तो उनकी एक कंट्रीब्यूशन जमात के लिए है और रहेगी। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज जमात का वर्कर आइडेंटिफाई करता है मरियम नवाज के साथ। उन्होंने अपनी कुर्बानी के जरिए, अपने अमल के जरिए
पार्टी वर्कर के दिल में जगह बनाई है, ये जगह उनसे कोई नहीं ले सकता। अब सियासत में वो क्या करेंगी मुस्तकबिल में, ये उनका जाती फैसला है। एक फैसला आया जज अरशद मलिक जो एहतसाब अदालत के जज थे, उनके बारे में उनको डिसिप्लिन की बेसिस के ऊपर साइड पे कर दिया गया, नौकरी से साइड पे कर दिया गया। एक बात ये कही जा सकती है सियासी बयान की हद तक कि देखिए इस जज ने फैसला किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और वो फैसला क्योंकि इनके अब मामला दुरुस्त नहीं पाए गए और इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, तो इनका वो वाला फैसला भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज था। ये तो बात हो गई सियासत की हद तक, लेकिन क्या इस हवाले से लीगल इश्यूज या लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं? क्या जो हाई कोर्ट के अंदर अपील है उसी मामले के ऊपर चलते रहेंगे, या सुपीरियर कोर्ट से रुजू की जाएगी कि नवाज शरीफ साहब का जिन्होंने फैसला किया उन वही निकाले गए, तो अब वो फैसला क्या रहेगा या कलअदम किया जाएगा? इस पे कोई लीगल मुशावरत चल रही है पीएमएलएन में? देखिए, ये एक गैर मामूली कैफियत है, ये गैर मामूली हालात हैं कि एक जज जिसने इस मुल्क के 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे फैसले पे कन्विट किया जो कि हर कानूनदान कहता है कि ये गलत फैसला है, उसकी वीडियो आई जिसमें उसने ये कहा कि मैंने ये फैसला दबाव में दिया, मैं ब्लैकमेल हो रहा था। इस बात को एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी लाहौर हाई कोर्ट ने लिया। 7 जज हाई कोर्ट के इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि इस आदमी ने मिसकंडक्ट किया है, और ये मिसकंडक्ट मबनी है किसी और मामले पर नहीं, उसी केस के मामले पर जिसमें मियां साहब कन्विक्ट हुए। अब मियां साहब के पास अपने राइट्स में मौजूद हैं, लीगल राइट्स हैं, वो अदालत में जाएंगे, अपील करेंगे, ये ग्राउंड भी पेश करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर आज अदलिया की साख का मसला है। आज अदलिया ने अपनी साख बहाल करनी है। आज अवाम का एतमाद अदालतों से उठ गया। जहां पर जज ऐसे फैसले कर रहे हैं तो अवाम कहते हैं फिर कि अगर एक 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिला, हमें कौन सा इंसाफ मिलेगा? इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि सुओ मोटो पावर्स के तहत चीफ जस्टिस साहब इस बात का नोटिस लें और इसका हल निकालें। ये गैर मामूली कैफियत है, इसके गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। राइट, शाहिद खाकान अब्बास साहब, इस पॉइंट पे जरा ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारे और नुकात हैं जो कि मैंने आपके सामने रखने हैं, आपसे सवालात करने हैं, तो ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। गुफ्तगू के सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हैं, जरा पीआईए की तरफ चलते हैं। पीआईए एक ऐसी एयरलाइन जो बहुत सारी एयरलाइंस की मां तस्वुर की जाती है, इसने बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की एयरलाइंस को खड़ा किया, आज वो बुरे हाल में है। अनफॉर्चुनेटली जो मामलात सही करने की कोशिश की जा रही है पीआईए की मैनेजमेंट की तरफ से, वो एक क्रैश की वजह से और उसके बाद कुछ सियासी बयानात की वजह से कुछ सबोताज होती हुई नजर आ रही है। पीआईए का मुस्तकबिल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैसा देखते हैं? इसलिए क्योंकि हुकूमत की तरफ से, गुलाम सरवर साहब की तरफ से जो बयान आया उसके बाद क्या पीआईए को एक ठेस पहुंची? बिलखुसूस पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने जिस रिपोर्ट की तरफ इशारा किया, जिस रिपोर्ट को पढ़ा, और उसके बाद हमारे पायलट्स की भी बात आई जिसके हवाले से मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन पीआईए के हवाले से पहली बात कर लेते हैं। पीआईए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर मुल्क में कारखाने पब्लिक सेक्टर में नहीं चल सकते, स्टील मिल नहीं चल सकती, पीआईए भी नहीं चलेगा। मेरा आज का नहीं, पिछले 20 साल से बार बार मैंने खुद पीआईए चलाई है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। उस वक्त पीआईए मुल्क पे बोझ नहीं थी, एक पैसा भी हुकूमत पाकिस्तान का पीआईए में नहीं लगा था, खुद चलती थी। ये 99 की बात कर रहा हूँ। आज 600 अरब रुपए से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का पीआईए में लग चुका है, और हर साल 50-60 अरब लगेगा। तो ये फैसला आप कर लें, इसका सिर्फ एक हल है, प्राइवेटाइजेशन। दुनिया के मुश्किल तरीन कारोबारों में से एक है एयरलाइन चलाना, और उसमें पब्लिक सेक्टर में जहां पेपरा रूल हो, नैब हो, जुडिशरी आप पे असरअंदाज हो, हर किस्म के वुज़रा हो, हर किस्म के अफसरान हो। अब बात करते हैं क्रैश की। क्रैश हुआ है, पीआईए का जहाज था, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में इंटरिम रिपोर्ट्स भी आती हैं। एक बात आपको ना कोई वजीर साहब बताएंगे, कुछ पता नहीं है किसी को, या कोई और नहीं बताएगा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं,
ये किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराती। ये नहीं कहेंगी पायलट ने जहाज की गलती है, ये नहीं कहेंगी कंट्रोलर की गलती है, ये नहीं कहेंगे जहाज की गलती है। ऐसी कोई बात ये रिपोर्टें नहीं कहती। ये रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि इस एक्सीडेंट में जो गलतियां हुई हैं, जिसने भी की हैं, उनको फाइंडिंग्स के तौर पर रखा जाए ताकि पूरी दुनिया सीख ले और मुस्तकबिल में ऐसा एक्सीडेंट ना हो। अब ये अलहदा इशू है, इसकी इंटरनल रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट से बाहर जाकर बात करना इंतहाई नामुनासिब बात है, गलत बात है। ये कह देना कि पायलटों की गलती है, कहीं रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ, ना ही फाइनल रिपोर्ट में लिखा होगा। ये बात अब समझ ना आए तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। राइट। अच्छा साहब, हमारे लाइसेंसेस जो हैं CAA की तरफ से दिए गए, उसके हवाले से भी वजीरे हवाबाजी ने, गुलाम सरवर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर सवालात उठा दिए। अब बहुत सारे हमारे पायलट्स ग्राउंड हो गए हैं, हमारे पायलट्स को काम करने से रोक दिया गया पूरी दुनिया के अंदर। वाज दिस अ वाइज मूव? क्या ये सही था? क्या इसके फायदे से ज्यादा इसका नुकसान हुआ या नहीं? हमने कह दिया, इस मुल्क ने कह दिया कि हमारे 860 में से 262 पायलट जो हैं, उन्होंने रिटन एग्जाम में जो CA लेती है, PIA नहीं लेती, चीटिंग करके रिटन एग्जाम पास किया। शो कॉज हमने किसी को जारी नहीं किया, तो हमने सजा पहले दे दी। उसके बाद हम अब शो कॉज जारी करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद उनको सफाई का मौका मिलेगा, फिर आपको फैसला करना होगा कि इनका लाइसेंस रखना है या कैंसिल करना है। आपने पहले ही उनको सजा दे दी, ग्राउंड कर दिया, बदनाम कर दिया, तो इंसाफ कहाँ गया? अपना भी पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, उनकी रोजगार भी तबाह कर दिया, पूरे मुल्क की बदनामी भी कर दी। अब मजीद क्या करेंगे? आज एक सिंपली ये काम करें, उन 262 को शो कॉज जारी करें। अब ये बात 262 की नहीं रही, अब ये 860 के 860 पायलट मशकूक हो गए दुनिया में। हमारे 100 से ज्यादा पायलट बाहर काम कर रहे थे, अक्सरियत को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है, नौकरी से शायद निकाल देंगे। तो हमने तो इतनी बड़ी अचीवमेंट की है कि जो यकीन करें कि ज़हन कबूल नहीं करता कि इतने अरसे में, कम अरसे में हम इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे कि पूरे मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, दुनिया के सामने अपने आप को बदनाम कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ PIA नहीं, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जो है, जो हमारे पायलट इंजीनियर थे, ये दुनिया के अंदर इनकी इज्जत की एक मुकाम था। आज हम सबसे 200 मुल्कों में सबसे नीचे पाकिस्तान का नाम, ये हमने कमाया है इस 2 साल के अरसे में। राइट। अच्छा शाहिद खान अब्बास साहब, अब इसको रिवर्स किसी तरीके से किया जा सकता है? ये जो ब्लंडर हो गया, ये सबके सामने आकर एक बात कर दी कि हमारे तो इतने सारे पायलट्स हैं और वो जहाज भी चला रहे थे और उनके जो है वो प्रॉपर रिटन एग्जाम्स भी नहीं हुए गए। क्या इस ब्लंडर को रिवर्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रिवर्स नहीं करना। आपने सिविल एविएशन रूल, ये सिविल एविएशन का काम है, वो आज तक बोले ही नहीं है। सिविल एविएशन ने आज तक नहीं बोला कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई, ये हुकूमत ही लगी हुई है। सिविल एविएशन का काम है, कानून उसको इख्तियार देता है कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाए, इनको शो कॉज नोटिस इशू करे, उस पर फैसला करे, बात खत्म करे। हमने शो कॉज जारी नहीं किए, हमने पहले नाम दे दिए, ग्राउंड कर दिया, कुछ नौकरियों से बेचारे निकाल दिए गए और अब सारे मशकूक हैं। 262 सिंपल हल है, 262 शो कॉज जारी कर दें, राइट, उनको सफाई का मौका दें, उनके मुकदमे का फैसला करें। राइट। अच्छा शाहिद खान बस अब जरा पेट्रोलियम की तरफ भी चलते हैं। ये पेट्रोलियम वाला मामला भी बड़ा गंभीर हुआ। कभी आपने सुना या देखा, क्योंकि आपने तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बड़े अरसे संभाली भी है, कि 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हो जाए और 30 तक 31 तक का इंतजार भी ना किया जाए? जी, क्योंकि आपका इतना शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, ये सारी हुकूमत की नालायकी है। हुकूमत ने मार्च में इंपोर्ट बैन की, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, कि कोई पेट्रोल इंपोर्ट नहीं होगा। जब सप्लाई चेन टूट जाए, उसको रिवाइव करने में टाइम चाहिए होता है। आपकी जो प्राइसिंग होती है वो PSO के पुराने कार्गोज में होती है। तो जब हम जून में पहुंचे तो तेल की कीमत बढ़ चुकी थी, लेकिन जो हुकूमत तेल की कीमत मुकर्रर करती है वो पुरानी कीमत के मुताबिक था। अब
जो आदमी पाकिस्तान में तेल लेकर आता उसको 15 रुपए फी लीटर का नुकसान था। आपको 15 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ानी थी जून के पहले हफ्ते में, तो काम ठीक हो जाता। कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने टैक्स को उठाकर 15 रुपए से 45 पे कर दिया था। आप 15 रुपए टैक्स घटा देते, कीमत वहीं पे रहती और ये सारा क्राइसिस ना होता। आपने क्राइसिस को बढ़ा दिया, आगे जाकर 25 रुपए दे दिए, 25 रुपए कीमत बढ़ा दी। अब यही कैफियत है। ये सारी नाअहली है, नालायकी है। और मैं तो कहूंगा कि 25 क्यों बढ़ाई जब वो खुद मांग रहे थे। आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, उनके प्रेस रिलीज देखें ऑयल कंपनी के, वो 15 रुपए मांग रहे थे, तो 10 रुपए फालतू देने का क्या मकसद था? ये अरबों रुपया बनता है। हमारी जो कंजम्पशन है उस पर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, ये अरबों का स्कैंडल है। नालायकी एक तरफ, फिर उसमें पैसे भी कमा लिए। तो माशाल्लाह काफी अहल और ईमानदार हुकूमत है हमारी। अच्छा शाहिद खान अब्बास साहब, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में सुना है, ये बहुत बड़ा माफिया। आप भी पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं, आपके टाइम पर भी माफिया था, और इसको कैसे केटर करते थे फिर आप? देखिए, कोई माफिया नहीं है, कीमत आप मुकर्रर करते हैं, वो क्या माफिया कर लेंगे? 60% मार्केट आपकी है, वो पता नहीं 20-30 कंपनियां हैं, वो उनका अपना मार्केट है। क्या माफिया है? कौन सा माफिया है? माफिया था तो आपने कहा था इनको नहीं छोड़ेंगे, पर्चे करेंगे। आपने कुछ किया? आपने तो उनको 10 रुपए फालतू दे दिए। वो गरीब के बच्चे 15 मांग रहे थे, आपने 25 दे दिए। तो बस ये चल रहा है। ये सब तेरा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, हुकूमत के अंदर कुछ नहीं है। राइट, शाहिद खान अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। मेरे आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।